नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, आज रविवार है और रविवार को आपकी हिंदी और हिंदी में व्याकरण की क्लास है। तो पिछले रविवार को हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था व्याकरण, और इस सप्ताह जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, ताकि इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इम्पोर्टेंट नोट बनते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही हम क्या वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण है आ से लेके ज्ञ तक, उनका जो व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंग, अ, आ, ई, उ। आ से स्टार्ट होता है आ, ई, उ, लिलरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। तो ये जो है इसका व्यवस्थित कर्म है। और अव्यवस्थित कर्म हो गया, जैसे च, ख, न, द, प, ये अव्यवस्थित कर्म हो जाएगा। तो जब अव्यवस्थित कर्म हो जाएगा तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। इसीलिए वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो आप नोट कीजिए, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट नोट कीजिए, उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 रूप होते हैं। उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें उच्चारण या प्रयोग के आधार पर, उच्चारण जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, उसको उच्चारित करते हैं तो उसको बोलते हैं उच्चारण, और प्रयोग अगर हम उसका कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रयोग। तो हम उच्चारण और प्रयोग के आधार पर जो है वर्णों का 2 भेद करते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर हेडिंग डालिए, स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर हेडिंग डाली होगी आपने। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए जो हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अ। इनको जो बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इससे अपोजिट व्यंजन में सहायता ली जाती है। जैसे क प्लस आ, क में जो आवाज़ आती है अ की आवाज़ आती है। ख प्लस अ, आवाज़ आती है अ की। तो ये जो है परतंत्र है, इन्हें बोलने के लिए जो है हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब पॉइंट नोट कीजिए आप, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11। डैश कीजिए 11। हिंदी में जो कुल स्वर होते हैं 11 होते हैं। नोट कीजिए, अ, आ, ई, उ, लिलरी या री। लिलरी भी बोलते हैं, री भी बोलते हैं। ए, आई, ओ, औ। यानी आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो वर्णों की संख्या है 11 है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हिंदी में उच्चारण के आधार पर
स्वरों की कुल संख्या। हिंदी में जो उच्चारण है, जो हम उच्चारित करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो उनकी संख्या भी क्या है? 11 है। यही वो 11 है। आ ई ई उ री ए आई ओ औ। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। हिंदी में शुद्ध स्वर डैश कीजिए 10। हिंदी में शुद्ध स्वर 10। तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। जो री है, री को एक अशुद्ध स्वर बोला जाता है। ये र प्लस ई से अब बनता है, तो इसको जो है अशुद्ध स्वर कहते हैं। और जो शुद्ध स्वर है वो ये 10 ही स्वर जो है शुद्ध स्वर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। कुल स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। हिंदी में मूल रूप से 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 अयोगवाह स्वर भी होते हैं। हिंदी स्वरों में 11 स्वरों से अतिरिक्त 2 अयोगवाह स्वर भी होते हैं। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य की स्थिति बताते हैं। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य की स्थिति बताते हैं। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य की स्थिति बताते हैं। लेकिन इन्हें स्वरों के साथ गिना जाता है। लेकिन इन्हें स्वरों के साथ गिना जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में जो है 13 स्वर बताए जाते हैं, जिसमें से 11 स्वर तो नॉर्मली 11 स्वर होते हैं। जो 2 स्वर ऐड किए गए हैं वो अयोगवाह होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, जबकि ये स्वर की सहायता से यह ना तो व्यंजन होते हैं ना ही स्वर। यह स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थिति बताते हैं। लेकिन जो ये स्वर है इनको स्वरों के साथ गिना जाता है। ये होते हैं अंग और आह। अंग आह ये अयोगवाह स्वर है। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप, हिंदी में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 11। लेखन के आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर 11 और शुद्ध स्वर 10। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब नोट लिखिए। नोट, री संस्कृत भाषा में प्रयुक्त स्वर है। हिंदी में अब यह स्वर नहीं रहा। री संस्कृत भाषा में प्रयुक्त स्वर है। हिंदी में अब यह स्वर नहीं रहा, क्योंकि री का उच्चारण री र प्लस ई हो गया है। ये जो री है ये संस्कृत का स्वर है, लेकिन हिंदी से इसका स्थान हटा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो ये री है, इसका जो ये री बनता है ये र प्लस ई से री बनता है, इसलिए यह स्वर न होकर व्यंजन बन गया है, जिसमें इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। नोट कीजिए, जिसमें इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। री के बदले हिंदी में ओ अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। री के बदली हिंदी में ओ अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। ओ होता है ना, जैसे ऑफ, ऑल, उसमें अर्धचंद्र लगता है, बिंदी नहीं लगती, सिर्फ अर्धचंद्र लगता है, तो उसे बोलते हैं ओ के ऊपर अर्धचंद्र लगता है। ये होते हैं ग्रहित स्वर। ये क्या है? ग्रहित स्वर। दूसरा नोट कीजिए आप, ओ को ग्रहित स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर भी कहा जाता है। जो ये ओ है इसको आगत स्वर यानी कि ये कहीं से आया हुआ है। ग्रहित स्वर यानी कि यह कहाँ से ग्रहण किया गया है। और मेहमान स्वर यानी कि ये मेहमान है, तो अगर आया है तो ये मेहमान है।
और विदेशी स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विदेश से आया है, ये आपका अमेरिका से आया है। तो ये क्या हो गया, ये विदेश से आया है, दूसरे देश से आया है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेहमान स्वर भी बोलते हैं, विदेशी स्वर भी बोलते हैं, ग्रहित स्वर भी बोलते हैं और आगत स्वर भी बोलते हैं। ओ, अब नोट कीजिए आप, ओ को आ एवं ओ के मध्य की ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। ओ को आ तथा ओ की मध्य की ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि ओ हम ऑफ बोल रहे, कोई ऑफ भी बोलता है, ऑफ, ऑल, कोई आल बोलता है, आल, आल कैंडिडेट्स आर हियर, ऑफ, ऑफ भी बोलते हैं ना, ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ भी बोलते हैं, कुछ ऑफ भी बोलते हैं। तो इसमें दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है। आ, इसके ऊपर रेफ लगता है आ, ये अर्धचंद्र, तो इसे डॉक्टर लिखिए। इसके उदाहरण लिखिए, डॉक्टर और बॉल, यानी कोई डॉक्टर और बाल बोलते हैं, कोई डॉक्टर और बॉल कहता है। अब स्वर लिख लीजिए, 13 स्वर। अ लिखिए स्वर और नोट कीजिए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके आगे डैश कीजिए 11 और नीचे दूसरी लाइन में लिखिए अंग, आ। अंग के नीचे लिखिए अनुस्वार, आ के नीचे लिखिए विसर्ग। अनुस्वार प्लस विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, एक डैश कीजिए और उसके ऊपर बिंदी, डैश और उसके ऊपर बिंदी। तो ये हो गया अनुस्वार का चिन्ह। और विसर्ग 2 बिंदियाँ, 1 2, 2 बिंदियाँ 1 2, 2 बिंदियाँ, ये हो गया विसर्ग। अब अयोगवाह 2, डैश कीजिए, इसी के आपने लिखा होगा अनुस्वार प्लस विसर्ग, चिन्ह भी लिख दिए होंगे उसके नीचे, बिंदी, अनुस्वार के नीचे बिंदी और विसर्ग, डैश और बिंदी, सिरोरेखा और उसके ऊपर बिंदी, और विसर्ग के 2 बिंदियाँ, विसर्ग के नीचे 2 बिंदियाँ। डैश कीजिए अयोगवाह, ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह। अनुस्वार प्लस विसर्ग मिलकर क्या होते हैं, अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये होते हैं 2। ये अनुनासिक चिन्ह है, इसको जो अनुनासिक चिन्ह, अब अनुनासिक चिन्ह लिखिए, ये अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदी, उसको बोलते हैं अनुनासिक चिन्ह, सॉरी, अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदी, उसको कहते हैं अनुनासिक चिन्ह। और आगत स्वर ओ के ऊपर जो अर्धचंद्र है उसको बोलते हैं आगत स्वर। आपने लिख लिया होगा। अब मात्रा चिन्ह है, हिंदी के वर्णमाला में कुल 13 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर है। नोट कीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर है। आ के अतिरिक्त सभी वर्णों यानी स्वरों की मात्रा में चिन्ह निर्धारित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर है। आ के अतिरिक्त सभी वर्णों यानी स्वरों के मात्रा चिन्ह निर्धारित होते हैं। यानी आ जो है अमात्रिक स्वर है। आ क्या है, अमात्रिक स्वर है। तो लिख लीजिए अमात्रिक स्वर है। आ क्या है, अमात्रिक स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल जो है आपके 13 स्वर हैं, जिसमें आ क्या है, अमात्रिक है, बाकी सब मात्रिक स्वर है। तो इसमें आ मात्रिक है। आ का ऐसे डैश कीजिए, आ, ई की मात्रा, ई की मात्रा ऐसे जिसे छोटी ई या ई बोलते हैं, और ई बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से ऐसे, और उसके बाद ऊ की मात्रा ऐसे, उसके बाद ऊ की मात्रा ऐसे, फिर ए की मात्रा सिरो रेखा और उसके ऊपर एक मात्रा, उसके आई की मात्रा सिरो रेखा और 2 मात्राएं, फिर ओ की लाइन उसमें ऊपर और फिर सिरो रेखा, और औ की मात्रा वही लाइन के ऊपर मात्रा पे सिरो रेखा, और री रगी की ऐसे, और ये जैसे टा बनता है ना, वो री की मात्रा होगी। और अंगा की तो बता ही दी, सिरो रेखा, बिंदी, और आ की 2 विसर्ग। आगत अनुनासिक चिन्ह भी बता दिया। अनुनासिक आपका अनुनासिक जो है अर्धचंद्रकार, पहले तो सिरो रेखा के ऊपर अर्धचंद्र और उसमें बिंदी। उसके बाद आगत स्वर जो है आपका,
ये ऑफ अर्धचंद्र, खाली अर्धचंद्र, सिरो रेखा और उसके ऊपर अर्धचंद्र। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट था और जितना भी इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वो सभी मैंने आपको करवा दिया है, और जितना भी एक्सप्लेन हो सका इसमें, जितना एक्सप्लेन करना था वो सभी मैंने आपको करवा लिया है। होप ही आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो ये प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और आपको मतलब इसी तरह पढ़ना है या किसी और तरह पढ़ना है, ये भी बता दीजिएगा। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, जो भी कंसेप्ट है उनको समझिएगा। ये मैं कंसेप्ट के साथ साथ नोट्स दोनों ही समझा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। होप ही जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।